इस हफ्ते घटा है क्या कुछ राजनीति की दुनिया में, जाने जरूरी सारे पॉलिटिकल अपडेट को एपी लैब पॉडकास्ट की खास पेशकश वोटकास्ट के पॉलिटिकल रिकैप में। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। सबसे पहले पॉलिटिकल अपडेट में बात करेंगे लोकसभा चुनाव के छठे फेज की। 2024 लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार यानी 25 मई को 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना है, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यहां पर छठे फेज में वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज़्यादा बीजेपी को 40, बीएसपी को 4, बीजेडी को 4, समाजवादी पार्टी को 1, जेडीयू को 3, टीएमसी को 3, लोक जनशक्ति पार्टी को 1, आजसू को 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल नहीं सकी थी। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी इस बार चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के छठे फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 797 पुरुष और 92 महिलाएं हैं। 543 लोकसभा सीटों में 5वें फेज तक 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। 25 मई तक कुल 487 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी और आखिरी और 7वें फेज में 1 जून को 56 सीटों पर वोटिंग होगी और 4 जून को इसके नतीजे आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर और बात करते हैं बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म 17C डेटा अपलोड करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है। बेंच ने कहा कि अब सिर्फ 2 फेज की वोटिंग बाकी है। ऐसे में डाटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। दरअसल इस याचिका के मुताबिक चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद 30 अप्रैल को फाइनल वोटिंग परसेंट जारी किया था। इसमें वोटिंग के दिन जारी शुरुआती आंकड़े मुकाबले वोटिंग परसेंट लगभग 5-6% ज़्यादा था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ममता सरकार को लगे झटके की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड सर्टिफिकेट को रद्द करने के आदेश दिए थे। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किया है। बेंच ने कहा कि इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किया गया था, इसलिए इन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने पहले नौकरी जिनको मिल गई थी। ओबीसी लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। इधर कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और जो सरकार टीएमसी की है वो भड़क उठी। उन्होंने इस आदेश को साफ मानने से इनकार कर दिया। इधर ममता बनर्जी ने कहा कि वे हाईकोर्ट और भाजपा के आदेश को नहीं मानेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। इधर इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना किसी सर्वे के 118 मुस्लिमों को ओबीसी रिजर्वेशन दिया। कोई कोर्ट चला गया और कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए
2010 से 2024 के बीच दिए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया, ये अमित शाह ने कहा। दरअसल आपको बता दें कि ममता सरकार के ओबीसी आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ 2011 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी और इसमें दावा किया गया था कि 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट 1993 के पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम को दरकिनार कर दिए गए। याचिका में यह भी कहा गया कि जो लोग वास्तव में पिछड़े वर्ग से थे उन्हें सही सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। और अब अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात करते हैं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और उनके साथ दिल्ली में सीएम आवास पर मारपीट हुई, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू न्यूज एजेंसी एनआई को दिया है और इसमें उन्होंने कहा कि वे 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास गई थी। उन्होंने कहा कि वहां पर स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल घर पर हैं और मिलने आ रहे हैं। उसी समय विभव कुमार वहां पर आते हैं और मुझसे मारपीट करने लग जाते हैं। विभव ने मुझे 7-8 थप्पड़ मारे। जब मैंने उन्हें धक्का देने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया, मुझे नीचे घसीट दिया। मालीवाल ने आगे कहा कि मेरा सिर सेंट्रल टेबल से टकरा गया, मैं नीचे गिर गई। फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। मैं बहुत जोर से चिल्लाई लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 16 मई को एफआईआर दर्ज कर विभव कुमार को इस मामले में अरेस्ट कर लिया। वो 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। पहली बार इस मामले पर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने भी बोला है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी मेरे बूढ़े माता पिता को प्रताड़ित न करें, आपकी लड़ाई मुझसे है। दरअसल दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल मारपीट केस में केजरीवाल की पत्नी और उनके माता पिता से पूछताछ करने वाली थी। हालांकि पुलिस बीते दिन पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्वाति ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने बताया कि सीएम आवास के अंदर तब गई जब सीएम के माता पिता और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वहां मौजूद थे। वह उनसे मिलकर बाहर आ गई, इसलिए पुलिस उनका बयान लेने के लिए 2 दिन का समय मांग रही थी, 2 दिन से। और अब बढ़ते हैं पॉलिटिकल रिकैप के अगले पॉलिटिकल अपडेट की ओर। भोजपुरी गायक पवन सिंह को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया। पवन सिंह काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने कहा कि पवन सिंह के फैसले से भाजपा की छवि धूमिल हुई है। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने मना कर दिया था। बाद में उन्होंने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया था। अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात चुनाव आयोग की स्टार कैंपेनर पर सख्ती की करते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार बुधवार 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया गया था। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों से अपने भाषण को सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा में रहने के लिए कहा था। एक तरह से सख्ती की थी इसी की तरफ से। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म पर जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टी के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने के निर्देश दिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात प्रज्वल रेवन्ना की कर लेते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में। पूर्व पीएम और जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने गुरुवार 23 मई को अपने पोते और सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को चेतावनी जारी की और कहा कि वे जहां भी हैं भारत लौट आए। उन्होंने कहा कि वे प्रज्वल रेवन्ना जांच का सामना करें। साथ ही एचडी देवगौड़ा ने यह भी दावा किया कि इस मामले की जांच में उनके और उनके परिवार की तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। देवगौड़ा ने यह भी कहा कि अगर उनके पोते को दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। देवगौड़ा ने कहा कि मैं प्रज्वल से रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उसे चेतावनी दे रहा हूं। अगर वह इस चेतावनी को नहीं मानता है तो उसे मेरा और मेरा पूरा परिवार को गुस्से का जो झेलना पड़ जाएगा। प्रज्वल रेवन्ना को उसके खिलाफ लगे आरोपों को तो कानून देखेगा, लेकिन अगर वह परिवार की बात नहीं सुनेगा तो हम उसे अकेला छोड़ देंगे। अगर मेरे लिए उसके मन में थोड़ी सी इज्जत बाकी है तो उसे तुरंत
लौट आना चाहिए। तो देवगौड़ा की तरफ से सीधे तौर पर ये चेतावनी अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को दी गई है, जो इस वक्त कर्नाटक से स्कैंडल में फंसे हुए हैं। इस हफ्ते पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। अगले हफ्ते नए पॉलिटिकल अपडेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एबीपी पॉडकास्ट पर।